तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आर्टिकल 17। ठीक है, तो आर्टिकल 17 जो है ये बात करता है राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी की। ठीक है, तो पहले आर्टिकल 17 जो है उसको लिख लो, फिर मैं आपको आर्टिकल 17 समझाता हूं और उसके बाद जो है वो हम आर्टिकल 18 करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 17 जो है वो कहता है इट डिक्लेयर्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के नीचे अंडरलाइन लगा लेना, इन ऑल forms as a punishable offense in accordance with the provision of law। ठीक है, तो आर्टिकल 17 जो है ये बात करता है आपका राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी की। ठीक है, और इस आर्टिकल की सबसे खूबसूरत बात क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल जो है लिखा हुआ है आर्टिकल 17, इसकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज जो है मेंशन ही नहीं की कि राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी की ये बात कर रहा है, लेकिन उसने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि अनटचेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना लिख के छोड़ दिया कि हमें जो है अनटचेबिलिटी जो है उसको खत्म करना है, एक बात। दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लिख दी कि जो हमारा पार्लियामेंट जो होगा, जो आपकी सरकार होगी, वो इनके अगेंस्ट अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए कुछ लॉज जो है वो आपकी पार्लियामेंट फॉर्म करेगी। ठीक है, उससे कुछ नहीं बताया कि अनटचेबिलिटी क्या होगी, बस दो बातें कह दी, अनटचेबिलिटी को खत्म करना है। दूसरा, आपकी जो गवर्नमेंट होगी, आपकी जो पार्लियामेंट होगी, आपकी जो लेजिस्लेचर होगी, वो इसके लिए लॉज बनाए कि अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाए। ठीक है, तो जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिख दिया था, तो जो हमारी पार्लियामेंट थी उसने लॉज बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो पार्लियामेंट सबसे पहले लॉ लेके आती है सिविल राइट्स प्रोटेक्शन लॉ 1995। ठीक है, इसको आजकल इसका नाम जो है 1979 के आसपास, 1976 के आसपास इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया था। अभी इसको अनटचेबिलिटी अबॉलिशन एक्ट 1995 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा राइट सबसे पहले बनाया गया? सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। इसका नाम जो है 1976 में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया अनटचेबिलिटी अबॉलिशन एक्ट 1955। ठीक है, उसके अलावा एक एक्ट जो है बाद में और बनाया गया 89 में, उस एक्ट का नाम था, पहला एक्ट ये हो गया, दूसरा एक्ट हो गया SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। ये कब बनाया गया? 1989 में। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने ऐसे और भी एक्ट बहुत से बनाए हैं कि इसको जो है अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाए, लेकिन पार्लियामेंट ने भी इसमें एक और खूबसूरत बात की, उसने भी अनटचेबिलिटी क्या होगी उसको डिफाइन नहीं किया। ठीक है, कि अनटचेबिलिटी होगी क्या, उसको ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया, ना ही हमारे पार्लियामेंट जो है जब ये लॉ वगैरह बनाए, ना उन लॉज में कहीं पे भी अनटचेबिलिटी जो है उसको डिफाइन किया गया। तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने इस चीज को ऑफेंस बना दिया कि अनटचेबिलिटी जो होगी वो ऑफेंस होगी। ठीक है, और उसके लिए उसमें उन्होंने कुछ बातें कह दी कि आप जो है किसी की कास्ट के नाम से किसी इंसान को नहीं बुलाओगे, अगर किसी इंसान को इस तरीके से बुलाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है नॉन बेलेबल वारंट जो है वो इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी हार्श पनिशमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने रखी ताकि अनटचेबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो सके। और भी बहुत सी इसमें चीजें जो है वो की गई, जैसे आप ये जो आपका कई बार आप देखते हो ना कि किसी इंसान का बहिष्कार कर दिया जाता है, कि किसी को बायकॉट कर दिया जाता है, तो बायकॉट करने से मना किया गया। आप मूवीज में देखते हो कि बहिष्कार कर दिया जाता है, उसका पूरा गांव ही उसका बहिष्कार कर देता है। आपने इसके लिए ना बड़ी अच्छी मूवी है, एक अनिल कपूर की मूवी है एक बुलंदी। ठीक है, आपने देखी होगी, मतलब जो क्या कहते हैं 90s वाले बच्चे हैं उन्होंने देखी होगी, वो जिसमें अनिल कपूर का डबल रोल होता है और वो होता है रजनीकांत होता है। ठीक है, तो उसमें जो छोटा वाला अनिल कपूर होता है उसका बहिष्कार कर देते हैं, उसको गांव से निकाल देते हैं, उसको कोई भी नहीं बुलाता, क्या कहते हैं उसके घर का पानी नहीं पीता कोई। ठीक है, तो इस तरीके के बाइकआउट के अगेंस्ट था आपका अनटचेबिलिटी, मतलब एक तरीके से आप उसके साथ अनटचेबिलिटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हो, या उसको जो है एक तरीके से आप अनटचेबल जो है वो कह रहे हो, आप उसको बुला नहीं रहे, उससे बात नहीं कर रहे, उसके घर का कोई पानी नहीं पी रहा,
वो सारी चीजें जो है वो आपके अनटचेबिलिटी में आ गई। तो उन्होंने बाइकआउट, किसी को बाइकआउट करना, उसको भी ऑफेंस बना दिया। उसके अलावा 2014 में इसमें अमेंडमेंट की गई कि आपका जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है SC STs की वो बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। आज भी क्या कहते हैं, ये जो आपके पिछड़े हुए इलाके ना, यहाँ पे बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे आज भी जो है ये जो इनके साथ जो है सेक्सुअल हरासमेंट, स्पेशली ये जो आपकी SC ST विमेंस जो है, इनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट ये होती है। उसके अलावा एक आपका एंशिएंट टाइम में जो साउथ वाली साइड में एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, वहां पे क्या होता था कि जो SC ST विमेन होती थी वो जो है अपना जो ब्रेस्ट जो थी उनको कवर नहीं कर सकती थी। अगर उनको अपनी ब्रेस्ट को जो है वो कवर करना होता था तो जो विमेन करती थी सिर्फ उसी विमेन को कवर करने की अनुमति होती थी जो विमेन उसके लिए ब्रेस्ट टैक्स जो है वो देती थी, ठीक है। तो इतनी सारी एट्रोसिटीज जो है विमेन्स के साथ वो होती आई और इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको जो है रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई थी कि इनके साथ इतने पुराने टाइम से इतनी ज्यादा जातियां जो है ऊंची, सो कॉल्ड ऊंची जाति वाले जो खुद को अपनी ये मानते हैं कि वो मतलब हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं और वो इनको अपने जो है स्लेव्स की तरह ट्रीट करते थे उस टाइम पे, और बहुत से जगहों पे आज भी उनको एज ए स्लेव जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि उनके साथ हमेशा ऐसा होता रहे, तो इसी वजह से वो चाहते थे कि इस तबके के लोग भी आगे आए, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई थी। तो 2014 में जो है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑन विमेन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, इसको भी रिमूव किया गया, ठीक है। और उसके अलावा इसके ऊपर भी एक मूवी बनी है आर्टिकल 15, अगर आपने देखी होगी, उसकी क्या है उसका लड़के का नाम, आयुष्मान, हाँ उसका पूरा नाम नहीं याद आ रहा मुझे, आयुष्मान ही है शायद उसका नाम। तो उसकी आर्टिकल 15 आपने देखी होगी जिसमें वो जो है दो छोटी जाति की जो लड़कियां होती हैं उनको उठा के ले जाया जाता है, देन उनका रेप किया जाता है, उनको मार दिया जाता है ना। तो वो भी मूवी जो है आर्टिकल 15 इसी के ऊपर थी, ठीक है, कि अनटचेबिलिटी जो है क्योंकि वो छोटी कास्ट से बिलोंग करती थी तो इस वजह से उनको मार दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं, आपके साथ अनटचेबिलिटी इस तरीके से भी नहीं हो सकती कि मान लो कल को आप जो है IAS ऑफिसर बन जाओ, ठीक है। तो आपको लगे कि हाँ जी हम बड़े फन्ने खां बन गए हैं और आप कल को IAS ऑफिसर बन जाओ और एक छोटी जाति का बंदा आपके वहां पे ऑफिस में आए और आपको कहे कि सर मेरी ऐसे करके कंप्लेंट है, तो मैं अपनी कंप्लेंट जो है वो आपको सुनाना चाहता हूँ। और वो जो IAS ऑफिसर है, ठीक है, वही समझे कि मैं तो बड़ा जी वो बन गया ऑफिसर हूँ, मैं बड़ा फन्ने खां हूँ, ठीक है, दरोगा हूँ मैं, यहाँ का खलीफा हूँ यहाँ का मैं, तो वो जो है उसकी बात सुनने से इनकार कर दे तो उसके अगेंस्ट भी जो है वो एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। उसके अगेंस्ट भी नॉन बेलेबल वारंट जो है वो जारी किया जा सकता है, उसको जेल में डाला जा सकता है अगर वो इस तरीके का कोई ऑफेंस जो है वो करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है ये सारी जब इस अनटचेबिलिटी वाला ये जो एक्ट था जो मैं अभी बता रहा था, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, तो ये सारी बातें जो है वो इसमें की गई कि इनके खिलाफ जो है नॉन बेलेबल वारंट जो है वो जारी किया जाए जो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो जाता है या इसको किसी भी तरीके से इसका ऑफेंस जो है वो करता है, ठीक है, और उसको जो है जेल में डाल दिया जाएगा और उसकी जो है बेल भी नहीं होगी, ठीक है, नॉन बेलेबल वारंट जो है उसके अगेंस्ट इशू हो जाएगा, बिना FIR के उसको जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। तो इन सब के अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ गाइडलाइंस जो है वो इशू की, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी आप पब्लिक सर्वेंट को जेल में डाल रहे हो तो उसके लिए पहले आपको उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है उससे परमिशन लेनी होगी, एक बात। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोली कि अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, ठीक है, ये तो थी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात, ठीक है, कि अगर आप किसी IAS ऑफिसर को जेल में डालना चाहते हो या किसी IAS ऑफिसर ने ऐसा ऑफेंस जो है वो किया है तो आप क्या करो कि उस पब्लिक सर्वेंट को अरेस्ट करने से पहले आप क्या करो कि परमिशन आपको लेनी पड़ेगी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से, ठीक है। तो IAS की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी पहले उससे परमिशन लेनी होगी। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बातें इस वजह से की थी, ये केस जो है ये सामने आया था सुभाष काशीनाथ महाजन केस 2018, रिसेंट का ही केस है। तो ये गाइडलाइंस इशू करने का रीजन क्या था, वो रीजन ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत से फेक केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जो है वो इशू की हुई थी। तो वो गाइडलाइंस के थ्रू क्या कहा था कि एक तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी की परमिशन लो अगर वो पब्लिक ऑफिसर है तो, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है तो सबसे पहले क्या होगा कि जो SSP कंसर्न होगा उस स्टेट का, उस डिस्ट्रिक्ट का SSP कंसर्न होगा, उसको जो है
उसको अलाउ करना होगा कि उस प्राइवेट इंडिविजुअल को अरेस्ट किया जाए, ठीक है। दूसरी बात ये की। तीसरी बात क्या की, अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड बिफोर एफआईआर इज रजिस्टर्ड, कि एफआईआर रजिस्टर पहले नहीं होगी, उससे पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो होगी उस कि वाकई में जो केस जो है, अगर आप एफआईआर किसी के अगेंस्ट दर्ज करवाने जा रहे हो तो क्या जो केस है वो वाकई में बनता है कि नहीं बनता है, या झूठा केस तो नहीं है वो। चौथी बात उन्होंने क्या बोली, अ पर्सन कैन बी रिलीज्ड ऑन एंटीसिपेटरी बेल, कि एंटीसिपेटरी बेल देके आप उस पर्सन को जो है वो रिलीज करवा सकते हो, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था कि उसकी बेल ही नहीं होती थी, ठीक है। तो ये चार बातें कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अब इस सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कर दी तो इसको जो है हाईली क्रिटिसाइज किया गया। किस वजह से क्रिटिसाइज किया गया, आपका एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 और एक है आपका आर्टिकल 338A, ठीक है। ये है आपका आर्टिकल 338 जो है ये है नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एससी, और ये है नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ठीक है, 338A। अब अगर आप एससी और एसटी के लिए कोई भी लॉ बना है उसमें अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आपको इनके साथ कंसर्न करना पड़ेगा पहले। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस दे दी इनको कंसर्न किए करने के बिना। इस वजह से क्या हुआ, ये इसका क्रिटिसाइज हुआ इस वजह से कि आपने इन लोगों को नहीं किया कंसर्न, ठीक है। क्या हुआ, भारत बंद घोषित कर दिया गया, ठीक है। बहुत सी और बातें हुई, काफी मतलब क्या कहते हैं गरमाया था उस टाइम पे माहौल। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या बोला, आपका ये जो है जो ये था कि इनका अपने डिसीजन जो है वो नहीं लिया था, तो इस जजमेंट की बहुत सारी वो हुई, क्रिटिसिज्म हुआ ऑन द बेसिस दैट इक्वेटेड केसेस। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट था उसने क्या बोला कि अगर 100 केसेस हो रहे हैं ना तो उसमें से सिर्फ 30 केसेस ऐसे होते हैं जो कि वो होते हैं क्या कहते हैं आपके जो रियल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो बाकी केसेस हैं वो झूठे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर ये जो कमीशन जब बात की गई, सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म आया, तो इस कमीशन ने क्या बोला, क्योंकि इनके पास डेटा होता है, ठीक है। तो इस कमीशन ने क्या बोला कि ये जो आप 70 केसेस की बात कर रहे हो ना कि ये 70 केसेस झूठे थे, आपने उन केसेस को भी इन 70 केसेस में इंक्लूड कर लिया जिनका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था, ठीक है, कि प्रूफ नहीं हो पाया था कि इनके साथ कि कुछ ना कुछ जो है एससी एसटीज के साथ एट्रोसिटी कुछ ना कुछ हुई है, भले ही वो चीज प्रूफ ना हो पाई। प्रूफ ना होने का रीजन क्या था कि जो गवाह था वो गवाह मुकर गया, ठीक है, और जहां पे इनके साथ एट्रोसिटी हुई वहां पे कोई गवाह ही नहीं था, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि जो ये सारी चीजें जो है वो डिसाइड करने वाले कौन है, हायर कास्ट वाले, ठीक है। तो जो हायर पोजीशंस पे कौन है, हायर कास्ट वाले, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि अब हायर कास्ट वाला वो हायर कास्ट वाले की बात सुनेगा, ठीक है, लोअर कास्ट वाले की बात नहीं सुनेगा। तो इस वजह से आप उन केसेस को भी जिनका रिजल्ट नहीं निकला या जो प्रूफ नहीं हो पाए, आपने उनको भी झूठे केसेस में इंक्लूड कर दिया। तो इस वजह से भी इनका हाईली क्रिटिसिज्म जो है इनको जो है क्रिटिसाइज किया गया। उसके बाद पार्लियामेंट जो है उसने ये जो है क्या कहते हैं एक बिल लेके आई और उन्होंने जो ओरिजिनल प्रोविजंस थी इसकी जो आपका ये जो था आपका एट्रोसिटी एक्ट वाली जो प्रोविजंस थी उनको एज इट इज ही दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट ने बातें की थी सारी उनको खारिज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो अभी करंटली आपका स्टेटस वही है कि किसी को भी गलत नाम से नहीं बुलाना है, ठीक है, उसकी जाति के नाम से किसी को भी नहीं बुलाना है, और अगर आप बुलाते हो तो आपके अगेंस्ट जो है नॉन बेलेबल वारंट जो है वो जारी हो सकता है, आपको जेल में डाला जा सकता है। कल को आईएएस ऑफिसर बन जाओ और ऐसी कोई गलती कर दो तो वो सारी गलतियां जो है वो आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 18 पे। आर्टिकल 18 बेसिकली बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की, ठीक है। जैसे आप पहले राय बहादुर हो गया टाइटल, ठीक है, और दूसरे अलग अलग टाइटल्स हो गए, राजा टाइटल हो गया, ठीक है, महाराज हो गया टाइटल। तो सरकार ने बोला कि ये सारे टाइटल जो है वाहियात हैं, ठीक है, हेरिडिटरी टाइटल है ये, ठीक है, कि अगर किसी का बाप राजा था तो देन आगे आप उसके बेटे को भी राजा कहना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे ये है कैप्टन अमरिंदर सिंह है, ठीक है, कैप्टन अमरिंदर RINDER अमरिंदर सिंह, ठीक है। तो ये जो है इसको बहुत से लोग ना राजा बुलाते हैं, राजा, ठीक है, तो वो कोई टाइटल नहीं है, ठीक है।
राजा जो है वो कोई टाइटल नहीं है। इस तरीके के टाइटल्स जो है उनको अबॉलिश करने की बात करता है हमारा आर्टिकल 18। ठीक है, ये चीजें जो है ये आपको हेरिडिटरी मिली है, आपने कुछ भी इसके लिए किया नहीं है, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ा, ये टाइटल आपको एज इट इज ही मिल गया। ठीक है, तो इन सारे टाइटल्स को अबॉलिश करने की बात करता है आपका आर्टिकल 18। एक बार इसको लिख लो, जो क्या कहते हैं जो रेगुलर स्टूडेंट्स है वो ना लिखना, ठीक है, क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पे डालनी है, तो आपको आर्टिकल 18 में अलग से लिखवाऊंगा। ठीक है, आर्टिकल 18 बाकी बच्चे वो लिख लो। इट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल ऑन एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट एकेडमिक एंड मिलिट्री डिस्टिंक्शंस, कि किसी भी तरीके का टाइटल आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। ठीक है, कि ऐसी चीज जो आपने अर्न की हो, अपनी मेहनत से अर्न की हो, सिर्फ वो टाइटल्स जो है वो आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो। ठीक है, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप राजा अमरिंदर सिंह जो है वो नहीं कह सकते। हाँ, कैप्टन कैप्टन ये आर्मी में कैप्टन था, तो यहां पे इसको रिटायर्ड कैप्टन करके ये अपने नाम के आगे वो लगा सकता है। ठीक है, उसके अलावा आप जो है जैसे आप गोल्ड मेडल जीतते हो, तो या उसके अलावा इसके सामने क्या कहते हैं कोर्ट, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उनके सामने बात आई कि जैसे ये हो गया आपका पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, या भारत रत्न हो गया, तो क्या ये जो है ये आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, ये जो पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ये आर्टिकल 18 के तहत ना टाइटल्स के अंदर नहीं आते। ठीक है, एक बात, लेकिन दीज आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर गुड वर्क्स ऑफ द इंडिविजुअल, कि एक किसी इंसान ने अपनी सारी उम्र एक अच्छा काम किया, तो उस वजह से उसको हमने कुछ अवार्ड दे दिया। ठीक है, हमने उसको पद्मश्री, पद्म विभूषण अवार्ड दे दिया। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप गले में तख्ती डाल के कि मैं जी पद्म विभूषण हूं, या कोई ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल जैसे कोई जीत के आता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सारी उम्र अपना गोल्ड मेडल अपने गले में पहन के घूमता रहेगा। ठीक है, गोल्ड मेडल ठीक है, उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, तुम गोल्ड मेडल लेके आते हो, गोल्ड मेडल लेके आओ, अपने घर पे रखो, उसको जड़वाओ, अपने घर पे रखो, उसको अपने घर पे, वहां पे अपना जो, अगर तुम ये कहते हैं पद्म विभूषण तुम्हें मिल गया है तो सर्टिफिकेट देते हैं तुमको, उसको अच्छे से फ्रेम करवा के अपने घर पे टांगो। ये मतलब थोड़ी है कि तुम बाहर जाके कहते रहो कि जी मैं पद्म विभूषण ये वो XYZ हूं, मैं ये हूं, उसका आप जो है पब्लिक में उसका वो नहीं कर सकते, गुणगान नहीं गा सकते। और क्या कहते हैं, ये साउथ के 2-3 एक्टर्स थे, इन्होंने क्या कहते हैं अपनी मूवीज में अपने नाम के आगे पद्म विभूषण लगा दिया, तो सरकार जो है वो आपसे ये अवार्ड जो है वापस भी ले सकती है अगर आप इस तरीके की हरकत जो है वो करते हो। ठीक है, तो ये केस था बालाजी राघवन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1996 का केस है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ, आपको ये अवार्ड जो है ये दिए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका पब्लिक डिस्प्ले करो। ठीक है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में यूज करने के लिए नहीं है। ठीक है, उसके अलावा 4 बातें की जाती हैं इसमें। सबसे पहले कि ये जो आर्टिकल 18 है ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को मना करता है कि किसी को भी किसी भी तरीके का टाइटल जो है वो स्टेट नहीं देगी, जैसे राजा का टाइटल हो गया या ये सब वाहिया टाइटल जो है ये नहीं दिए जाएंगे, राजकुमार, राजकुमारी, नवाब वगैरह, ये सारी टाइटल जो है ये किसी को भी नहीं मिलेगी। सेकेंड बात, दूसरा क्लॉज इसका क्या कहता है, इट प्रोहिबिट्स सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल, कि सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सिटीजन है, वो कहीं से भी किसी दूसरे देश से टाइटल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर वो टाइटल एक्सेप्ट करता है तब उसको जो है क्या कहते हैं प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी। उसके अलावा मिलिट्री टाइटल्स का मैंने बता दिया, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ये लगाया जा सकता है अपने नाम के आगे, अगर सर्विस में हो तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, सर्विस में नहीं है, रिटायर्ड है तो रिटायर्ड कैप्टन अमरिंदर सिंह। दूसरी बात, अगर आप अपने नाम के आगे ER लगा सकते हो, जो आर्किटेक्ट की पढ़ाई करते हैं वो AR लगा लेते हैं, वो लगा सकते हैं। ठीक है, जो PhD करते हैं वो PhD, ठीक है, वो लगा सकते हैं अपने नाम के आगे, डॉक्टर जो है वो लगा सकते हैं। तो ये सारे होते हैं आपकी एकेडमिक डिस्टिंक्शंस होती हैं, ये आप अपने नाम के आगे लगा सकते हो। क्यों? लॉयर जो है वो अपने नाम के आगे एडवोकेट जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने मेहनत करके 4-5 साल आपने मेहनत की, उसके बाद आपने मेहनत करके ये डिग्री जो है वो आपने हासिल की, आप अपने नाम के आगे ये डिग्री लगा सकते हो। सेम गोज फॉर मिलिट्री डिस्टिंक्शंस, आप मिलिट्री डिस्टिंक्शंस जो होती हैं वो आप लगा सकते हो, बाकी कुछ भी जो है वो आप नहीं लगा सकते। ठीक है, थर्ड क्लॉज का क्या कहता है, फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, अगर कोई फॉरेनर जो है कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो इंडिया में जो है वो या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट जो है वो हमारी स्टेट के अंदर जो है
एग्जिस्ट करता है कोई भी फॉरेनर ऐसा, तो वो जो है वो कोई भी टाइटल फॉरेन से एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा, वो फॉरेन से कोई भी प्रेजेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ये आपके आर्टिकल 18 में की गई हैं। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 जो है वो मैंने आपको एक साथ समझा दिया है, अब लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अब अपने नोट्स बनाओ।